अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपने बेटे की बीमारी का जिक्र किया था और बिलउमूम कोरोना के बारे में बात की थी। उसके बाद हमारे हज़ारों बल्कि मैं कहूँ कि लाखों दोस्तों का मैसेज आए और उसमें मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने दुआ की और अल्लाह का करम है कि कुछ दुआएँ अल्लाह उनकी दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अहमद कुछ बेहतर होना शुरू हुआ है और उसमें रिकवरी के साइन आ गए हैं। अल्लाह का बहुत एहसान है। इस वीडियो के ज़रिए मुझे उन तमाम सवालों का जवाब देना है जो मेरे दोस्तों ने पूछे जिनके घर में कोई ना कोई कोरोना का मरीज़ मौजूद है, और मैंने सोचा कि मैं 4-5-6 मिनट के अंदर या जितने भी वक्त में एक मुख्तसर आपको गाइडलाइन बता दूं कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोरोना का मरीज़ है तो आपने उसको कैसे लुक आफ्टर करना है। पहली बात यह है कि मेरी इस बात को एक हतमी मेडिकल एडवाइस ना समझा जाए। ये डिस्क्लेमर जैसे बयान किया जाता है ना कि आपने अपने मरीज़ का इलाज एक डॉक्टर, मुस्तनद डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी ही कराना होता है। ये वो गाइडलाइन हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड हैं और जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट जो हैं जिनको के रिकमेंड कर रहे हैं, ये वो एक गाइडलाइन है। मगर इसको हतमी लफ्ज़ या हरफ आखिर ना समझिएगा और अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के साथ रब्ता रखिएगा। पहली बात यह है कि कोरोना का चूँकि इस वायरस का कोई हतमी इलाज मौजूद नहीं है, एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो तमाम मरीज़ों को देने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर देने की ज़रूरत भी हो तो उनमें से बहुत सारी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं। अगर अवेलेबल हैं तो वो बहुत महंगी हैं और वो हर जगह से मैसर भी नहीं आती। इसलिए जो बाकी एंटीवायरल के अलावा जो गाइडलाइन है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके घर में किसी को नज़ला हो, ज़ुकाम हो और सर में दर्द हो और बुखार हो या जिस्म टूटने लग जाए, तो आप जब तक टेस्ट नहीं भी आता तो आप इसको कोरोना समझ के ही ट्रीट कीजिए। जितना जल्दी हो सके इसका टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि जब आप कोरोना का टेस्ट PCR टेस्ट जो कि नाक के अंदर एक छोटा सा स्वाब डाल के उसको निकाला, रुई डाल के उसको निकाला जाता है, ये इसकी किट जो है वो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से अवेलेबल होती है और किसी एक डॉक्टर या डिस्पेंसर जिसको ये काम आता हो वो स्वाब निकाल सकता है। वो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको मालूम हो जाएगा कि आप कोरोना के मरीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये अलामात हो जाएं तो करना क्या है, मैं 1 2 3 4 करके बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने बाकी घर वालों को बचाना है। उसके लिए जो शख्स भी घर से कहीं और शिफ्ट हो सकता हो, किसी और को आपकी जगह हो, वो वहाँ शिफ्ट हो जाए। जो अगर नहीं हो सकते तो उनको मरीज़ के कमरे से बिल्कुल अलग कर दीजिए और मरीज़ को प्रेफरेबली कोने का एक कमरा वो दे दीजिए। उस कमरे में से सारे कारपेट उठा लीजिए, उस कमरे में से कम चीज़ें कर दीजिए। प्रेफरेबली उसका जो वॉशरूम है वो उसके साथ अटैच होना चाहिए। ये एक गन है जो कि बाज़ार से मिल जाती है। इसके अंदर आप डेटोल, इस साइज़ की गन के अंदर 3 ढकने डेटोल के, या जो आम ब्लीच है जिसमें क्लोरीन होती है, उस ब्लीच का 1 कप का 5वां हिस्सा वो इसमें डाल के, और आप इसको आम पानी, इसमें साफ़ पानी डाल सकते हैं। और ये जो है ये फ़र्श के ऊपर और फोमाइट्स यानी जो बेड हैं, जो हार्ड चीज़ें, उनके ऊपर स्प्रे करने के लिए है। तो इसके उस कमरे की बार स्प्रे कीजिए और पूरे घर को भी स्प्रे कीजिए। जो शख्स कमरे में जाना चाहे उसके भी हाथों और पैरों, जूतों के ऊपर ये स्प्रे कर दीजिए। जब वो वापस आए तो उसको फिर भी स्प्रे कर दीजिए। तो इस कमरे को इस तरीके से रखिए। कोशिश कीजिए कि उस कमरे में जो चीज़ जाए वो डिस्पोजेबल हो, प्लेटें डिस्पोजेबल हों, कप डिस्पोजेबल हों, वहाँ से सीधे बिन में चली जाए। बिन के अंदर एक बड़ा शॉपर पड़ा होना चाहिए जिसके अंदर वो चली जाए, जब इकट्ठा हो जाए तो उसको शॉप कर दिया जाए। कोशिश किया जाए कि घर के अंदर से एक सेहतमंद आदमी जो है सिर्फ वही अटेंडेंट हो और बाकी लोग उसके अटेंडेंट ना हों। मेरे घर के अंदर मुझे ही अपने बेटे का अटेंडेंट बनना पड़ा और अयूब जो हमारा साथी है, हम दोनों। तो उसमें जाने से पहले ये N95 मास्क है, तो मैं ये करता हूँ कि ये मास्क पहन लिया और इसको फर्दर प्रोटेक्शन के लिए ये जो एक दूसरा मास्क है ये भी ऊपर पहन लिया, इससे ये कवर हो गया। कोशिश करता हूँ कि मैं ऐनक भी लगा के जाऊँ, मुझे तो वैसे भी ऐनक की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा ये एक शील्ड मिलती है, इस शील्ड को इसके ऊपर इस तरीके से पहन लिया जाए। अब आप ये देखें, ये आप टोटली आपका अपर वाला एंड जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये ग्लव्स का डब्बा बाहर रखिए, ये आम दस्ताने हैं, इनको दस्तानों को पहन लीजिए। अब आपने दस्ताने पहने हुए हैं और ये सारा प्रोटेक्टिव गियर आपने अपने ऊपर लगाया हुआ है। इस प्रोटेक्टिव गियर के साथ आप अंदर कमरे में जाएंगे और जाके जो भी आपने इलाज करना है, खाना देना है, बर्तन उठाने हैं,
जो भी उसकी तीमारदारी करनी है वो आपने करनी है। और जब आप बाहर आएँ तो प्रेफरेबली जो कपड़े पहन के जाएँ उनको कहीं बाहर ही लटका दें और उस कमरे में अलग से कपड़े पहन के जाएँ। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो मैंने तो ये बाहर ये रखा हुआ है, बाहर निकलता हूँ तो ये स्प्रे कर ले, बड़ी जल्दी ये सूख जाता है और उसका ये टॉक्सिक भी नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं होता। तो ये तो है एक तरह की देखभाल। दूसरी अहम बात यह है कि घर के अंदर जितने और गैर ज़रूरी अफराद मिलने के लिए, इयादत के लिए आने वाले, मिलने के लिए आने वाले बाकी जो लोग हैं, अगर आपके घर में कुछ लोग वर्कर्स काम करते हैं वो ना आएँ तो अच्छा है, उनको आप छुट्टी दीजिए और घर के काम आप खुद कीजिए। अब जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक़ है वो बताने से पहले मैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं मेरे दोस्तों के, बहावलपुर में तो तकरीबन जितने मेरे अजीज़ व क़ारिब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन सब के घरों में कोई ना कोई एक कोरोना का पेशेंट पड़ा हुआ है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं वो पहले ही भर चुके हैं। हॉस्पिटल को रिज़र्व रखा जाए उन मरीज़ों के लिए जिनको के ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, यानी असिस्टेड ऑक्सीजन की, यानी हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, या उनकी यानी जो सांस की नाली के अंदर ट्यूब डाल के एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जिसे कहते हैं उसके ज़रिए वेंटिलेशन की ज़रूरत है। उससे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने मरीज़ों का घर में ही इलाज करें। उस घर के इलाज में मुझे यकीन है कि आप किसी डॉक्टर के मशवरे से कर रहे होंगे, लेकिन एक रिकमेंडेड एंटीबायोटिक है, वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, एजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम सुबह शाम। ये अच्छा, इस दवाई के साथ ये है कि वैसे तो ये सेफ़ दवाई है, लेकिन इसके साथ डायरिया हो जाता है बाज़ लोगों को। अगर ये डायरिया हो जाए बहुत ज़्यादा तो फिर उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उसको ORS और नींबू और नमक डाल के उस पानी के साथ और फ्रूट जूसेस के साथ, मेनली जो ORS जो बच्चों को निमकोल का पानी दिया जाता है उसके ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर ये एजोमैक्स के इसका उसकी बॉडी इस किस्म की है मरीज़ की कि डायरिया नहीं रुक रहा, तो फिर हम एजोमैक्स को चेंज कर सकते हैं किसी और एंटीबायोटिक से, और वो एक एंटीबायोटिक लीवोफ्लॉक्सासिन है जो 500 मिलीग्राम एक रोज़ाना देनी होती है। जो हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट आज़म मुश्ताक साहब ने जो मेरे बेटे के लिए प्रिस्क्राइब की थी, वो एजोमैक्स की, तो उसको इतना डायरिया हो गया कि हमें बंद करना पड़ा। तो उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की कि सेफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम इंजेक्शन की शक्ल में लगाया जाए। तो लेकिन अगर इंजेक्शन चूँकि घर में लगाने मुमकिन नहीं होंगे, अगर आपके पास कोई मेडिकल पर्सनल नहीं है, तो लीवोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम एक एंटीबायोटिक ये दी जा सकती है। इसके बज़ाहिर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात यह है, एक और एंटीबायोटिक है विब्रामाइसिन, वो जब ऐड कर दी जाए, और जैसे अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये सारी एम्पेरिकल थेरेपी हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ यानी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द स्कीम्स कि विब्रामाइसिन आप दूसरी ऐड कर दी जाए, तो इससे इस वायरल इन्फेक्शन के बाद जो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होनी है तो उससे बचत हो सकती है। तीसरी बात यह है कि अगर पेशेंट को कोई मैदे का अल्सर नहीं है या उसको कोई ब्लीडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको डिस्प्रीन शुरू करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो लो डोज डिस्प्रीन है जो कि 150 मिलीग्राम की होती है गोली, जो आम डिस्प्रीन होती है वो 300 मिलीग्राम की होती है, तो आधी वो गोली दी जा सकती है, या जो 150 मिलीग्राम की एस्प्रीन मिलती है वो रोज़ाना एक देनी चाहिए। उसकी देने की वजह यह है कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो खून की शरियानें हैं उनमें खून जमना शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर पे यंग लोगों में जितनी डेथ हुई है वो इस कोगुलेशन खून के जमने की वजह से हुई है। और ख़ास तौर पे जिनको फिर फेफड़ों के अंदर भी, जिसको सॉरी मैं टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इनफिल्ट्रेट्स बन जाते हैं, यानी आप समझें कि उस जगह पे सोजिश हो जाती है, उनके अंदर भी खून की शरियानों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए ये डिस्प्रीन देने की ज़रूरत है। ये तीसरी बात। चौथी, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको एंटीहिस्टामीन कहते हैं, उनमें से अब मैं अगेन को ब्रांड से बचना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मैं अहमद को दे रहा हूँ वो फैक्सेट है, फैक्सोफेनाडीन। वो 120 मिलीग्राम की गोली भी होती है, 60 मिलीग्राम की, तो आप 60 मिलीग्राम सुबह शाम दे सकते हैं, तो उससे गले की इरिटेशन वो बेहतर हो जाती है। इसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 250 जो टैबलेट है वो 2 गोलियां सुबह 2 शाम, ये 7 दिन के लिए रिकमेंड की जा रही है कि ये दवाइयाँ लें। मैं इन सबको दोहराता हूँ, लीवोफ्लॉक्सासिन या एजोमैक्स यानी एजिथ्रोमाइसिन, नंबर 2 क्लोरोक्विन, नंबर 3 डिस्प्रीन, नंबर 4 फिक्सोफेनाडीन, तो ये दवाइयाँ हैं वो जो दी जाएँ। इसके अलावा जब मरीज़ को बुखार की बहुत ज़्यादा स्पाइक आएगी, जो कि एक ख़ास फीचर है जिसमें पूरा जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, जिसको माइल्जियास कहते हैं, ऐसी सूरत में जो ही मरीज़ को लगे कि अब उसको बुखार होने लगा है तो फटाफट वो नहा ले, और नहा के ठंडे किसी पंखे के सामने बैठ जाए, और पैनाडोल की 2 गोलियाँ उसको दी जा सकती हैं। तो ये है एक हेल्दी आदमी के लिए ये देना। अगर खुदा न खास्ता आपको शुगर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर भी साथ है, अगर पहले से स्टीरॉयड ले रहे हैं,
اگر جگر کی کوئی بیماری ہے، اگر گردوں کی کوئی بیماری ہے، اگر پہلے کوئی ہارٹ کا آپریشن ہوا ہوا ہے، یا کوئی اور سیروسس ہے لیور کا، یا کوئی بھی اور، یا گردے پراپر کام نہیں کر رہے، یا پہلے سے کچھ دوائیوں پر آپ ہیں، تو ایسی صورت میں آپ مہربانی کر کے اس نسخے پر عمل کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کر لیجئے گا اور ان سے پوچھ کے کیجئے گا، تاکہ آپ کی ان دوائیوں کے ساتھ ان دوائیوں کا کوئی آپس میں انکمپیٹیبلٹی نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اور کرنے کی ہیں، بلڈ کمپلیٹ ایگزامینیشن کرانا ہر مریض کا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، ایک ٹیسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں سی ری ایکٹیو پروٹین، وہ کرانا ضروری ہے۔ نمبر 3، ایک ٹیسٹ ہے ڈی ڈائمر، یہ کرانا ضروری ہے۔ ان تینوں ٹیسٹس کو کرانے کی اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اب ان کو خون پتلا کرنے کی دوائیاں ٹیکوں کی شکل میں دینی پڑیں۔ جیسے میرے بیٹے کو خون پتلا کرنے کی ایک اینٹی کوگولنٹ ہوتی ہے، ٹیکے کی شکل کے اندر ہوتی ہے، اس کو لو مولیکولر ویٹ ہیپرین کہتے ہیں، وہ اس کو ہم نے شروع کرائی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ اگر پیشنٹ کا سانس کی رفتار 20 سے زیادہ آپ کو لگے 1 منٹ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ گھر کی بجائے اب آپ نے کچھ نہ کچھ اور آپ کو کرنا پڑے گا، ہاسپٹل میں لے کے جانا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بازار سے پروب ملتی ہے جو کہ آکسیجنیشن سیچوریشن کو چیک کرتی ہے، تو اس میں اگر سیچوریشن 94 اور 93 سے کم ہو عام ہوا کے اوپر، اس کا بھی مطلب ہے کہ اب سانس کی نالیاں زیادہ متاثر ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو ہسپتال لے کے جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے ہوم ریمیڈیز کی، ادرک کا پانی، جو شاندہ، کلنجی، شہد اور ایک سنا مکھی۔ تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو چیز بھی اس طرح کی ہے جس کا بظاہر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی پوٹینشیل فائدہ ہی ہوگا، تو وہ سارا ہم ٹرائی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ گرم پانی کا ایک گلاس پاس رکھ دینا چاہیے، نیم گرم کا، جب بھی کھانسی آئے تو وہ ایک گھونٹ کر کے وہ پانی پینا شروع کر دیں۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت سارے ینگ لوگ تو اس سٹیج پر آنے سے پہلے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، جن کو نزلہ زکام کھانسی ان کو ایسے لگے گا جیسے نارمل ایک نزلہ زکام ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ جیسے میرے بیٹے کا احمد کا ہوا کہ وہ تھوڑے سے ذرا زیادہ اس کے اندر چلے جائیں گے، تو وہ ایسی صورت کے اندر یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں وہ ان کے لیے اپلیکیبل ہیں۔ لیکن آج وہ 9واں 10واں دن ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کچھ ریکوری، کچھ کھانسی اس کو ہو رہی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ریکوری کی فیز میں آ جائے گا، اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے۔ اور جو اس سے اگلی سٹیج کے اوپر جاتا ہے تو اس کو پھر آپ ہاسپٹلائز اس کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ڈی ڈائمر ڈسٹرب ہو جائے اور جس کی آکسیجنیشن پراپر نہ آ رہی ہو، جس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو، تو ایسے مریض کو پھر ہسپتال میں شفٹ کرنا پڑے گا، جہاں اور ٹریٹمنٹ ہیں، وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، وہ اس ویڈیو میں غالباً اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے، میں اپنے حساب سے سوچتا ہوں کہ میں کیسے بچا ہوا ہوں ابھی تک۔ میرا ٹیسٹ کروایا ہے تو وہ نیگیٹو آیا ہے، میری بیوی کا ٹیسٹ کرایا ہے وہ بھی نیگیٹو آیا ہے، میری بہو کا بھی نیگیٹو آیا ہے، باقی بچوں کے گئے ہوئے ہیں ٹیسٹ۔ تو پروٹیکٹیو گیئر تو سارے کے سارے ضروری ہیں کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جن کا کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہوا تو ان کو بھی ہو گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سائنس کا طالب علم ہوں، اس سارے کے باوجود یہ آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہی بچنا ہے، خدا کا کرم اور فضل ہی ہوگا تو بچے گا۔ مجھے پتہ نہیں ہے ابھی کہ میں چونکہ اس کو ایکٹیولی دیکھ رہا ہوں اور گھر میں کنفائن ہوں، بس بڑی دیر کے بعد میں اپنے اس برآمدے میں نکلا ہوں، ورنہ کمرے میں بیٹھا تھا۔ تو لیکن اگر ہم نے اس سے بچنا ہے تو وہ بنیادی طور پر کچھ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس سے بچنا ہے، لہٰذا ساری احتیاط کرنی بہت ضروری ہے، گیئرز، پروٹیکٹیو، یہ وہ بلا بلا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ اللہ سے اپنا تعلق بھی بنائیں اور زندگی کو بھی ریوائز۔ مجھے ان دنوں کے اندر پورے ایک ہفتے میں اپنی پوری زندگی کو ریوائز کرنے کا، زندگی کے بارے میں سوچنے کا، اس کو ری پرائورٹائز کرنے کا، پرائورٹیز بنانے کا ایک موقع ملا، اور میں ابھی بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ زندگی میں کن چیزوں کو اہمیت دینی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر تکلیف کے اندر، ہر آزمائش کے اندر، ہر ابتلا کے اندر ایک لیسن ہوتا ہے بہت، جس کو ہم نے مس نہیں کرنا ہوتا، اور وہ لیسن یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی پرائورٹیز بنانی ہے۔ جیسے میں نے اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا، وہ تھوڑا سا اس پوزیشن میں ہو گیا ہے، میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم نے اپنی امیونٹی پہ انویسٹ کرنا تھا، وہ تم نے نہیں کیا، امیونٹی پہ انویسٹ نہیں کیا، ایکسرسائز پہ انویسٹ نہیں کیا، اپنی محنت کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب کو اپنی امیونٹی پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی انٹلیکٹ پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایموشنز پر انٹلیکٹ اور ہماری اسپرچویلٹی پر ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور انہی کو پرائورٹیز ہمیں بنانا ہوگا۔ تو ان کو جب ہم پرائورٹیز بنائیں گے تو اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی مشکل آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ میں ہمت دے گا اور ہم اس میں سے نکل جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں جانے کا ٹائم آ ہی گیا تو چلے بھی گئے ہم یہاں سے،
تو جائیں گے بھی تو پھر ایسے روتے روتے نہیں جائیں گے, رج کے ہوئے جائیں گے. دیکھیں مجھے اب جیسے کل ہمارا دوست ہے مصدق, وہ نیورو سرجن تھا, ایسوسیٹ پروفیسر, وہ 3 دن پہلے بیمار ہوا, کل وہ بیچارہ فوت ہو گیا. ایک اور ہمارے بہت عزیز دوست ہیں ڈائریکٹر انفارمیشن, وہ بھی آئی سی یو میں شفٹ ہوئے, اللہ ان کو زندگی دے. یعنی تقریباً ہر گھر سے ایک بندہ ایسا کر کے وہاں جا رہا ہے. اتنا زیادہ ہی نہیں, یہ اس کا ریمپنٹ ہو گیا, اتنا زیادہ ہو گیا. تو اس سارے کے اندر کیا پتہ ہم میں سے بھی کوئی دبوچا جائے, اگر ایسا آئے گا. لیکن اگر ہم اندر سے بنے ہوئے ہوں گے تو ہم جائیں گے بھی ہنستے ہنستے, ہم اس کو بھی نا ایک ایمبریس کریں گے, ایک فخر کے ساتھ اور ایک آنر کے ساتھ اور عزت کے ساتھ. تو اس لیے اللہ نے اگر کسی کے اوپر کوئی امتحان ڈالا ہوا ہے, اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ لے کے باہر نکلنا ہے. بہت بہت شکریہ.